नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की जो तैयारियां हैं वो काफी बेहतरीन चल रही होंगी। तो 2023-24 के सत्र के लिए हम कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की शुरुआत कर चुके थे और उसमें हम लोग कर रहे थे अध्याय 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां और आज है उसका लेक्चर नंबर 5। लेक्चर 1, 2, 3, 4 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज लेक्चर 5 है। आइए जानते हैं कि आज के लेक्चर में हमें क्या कवर करना है। तो लास्ट जो लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था वो रजवाड़ों का विलय पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स की किस प्रकार से सरदार पटेल ने अपनी चतुराई से और बड़ी ही मेहनत से सभी रजवाड़ों को भारत में मिलाया। ठीक है, परंतु कुछ रजवाड़े हैं जिनमें हमने बात करी जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर और जम्मू कश्मीर, इनको मिलाने में काफी समस्या आई। तो हमारी किताब में अभी इस अध्याय में हैदराबाद की बात करी गई है और मणिपुर की बात करी गई है। तो हम आज के लेक्चर में हैदराबाद और फिर वहां पे लोगों ने किस प्रकार से भारत को समर्थन करने के लिए आंदोलन किया, फिर मणिपुर की पढ़ेंगे, मणिपुर की विधानसभा में कौन सा मतभेद है और फिर आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो होगा कि राज्यों का पुनर्गठन या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो आइए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। हैदराबाद, देखिए अब हैदराबाद का जैसे ही हम लोग नाम लेते हैं तो आप सबको आज क्या एक छोटा सा तो नहीं, एक सिटी के नाम से आपको याद आता है कि हैदराबाद एक सिटी है, ये आपको दिमाग में बैठता है। परंतु जब हम रजवाड़े की बात करते हैं, हम प्रिंसली स्टेट की बात करते हैं तो हैदराबाद एक बहुत बड़ी रियासत है, बहुत बड़ा एरिया उनके अंडर में है और काफी बड़ी पब्लिक की जो जनसंख्या है वो उनके अंडर में आती है। जैसे कि आप इसको देखिए, ये आपको ये पूरा हैदराबाद है बच्चों, ये जो येलो कलर से कर रहा हूं मैं, ये पूरा हैदराबाद है। ठीक है, ब्लू से करा हुआ है मैप में और बाकी येलो से मैं आपको अभी करके दिखाया, ये पूरा हैदराबाद है। तो काफी बड़ी जनसंख्या यहाँ पे देखने को मिलती है और काफी बड़ा एरिया। हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी, चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाके से घिरी हुई थी। देखिए अगर हम लोग एक सीधा सा कॉन्सेप्ट देखें, कॉन्सेप्ट ये है कि भाई जैसे मान लीजिए ये वाला एरिया है तो ये इंडिया का हो गया, इधर पाकिस्तान और इधर पूर्वी पाकिस्तानी हो गया। अब मान लीजिए कोई रियासत यहां पर है तो वो जनरल सा है कि वो पाकिस्तान में मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो वहां पर रह करके इंडिया में नहीं मिल सकता। ठीक है, और कोई यहां पर है तो वो भी पाकिस्तान में मिलना चाहिए, वो इंडिया में नहीं मिल सकता। तो परंतु जो रियासत यहां पर इंडिया वाले हिस्से में आ रही है उसको तो इंडिया में ही रहना चाहिए। तो जब ये रियासत पूरी चारों तरफ से इंडिया से ही घिरी हुई है तो इसको इंडिया में ही विलय होना चाहिए। परंतु ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, ब्रिटिशर्स ने चॉइस दी कि या तो आप भारत में मिल जाओ या आप पाकिस्तान में मिल जाओ या आप स्वतंत्र हो जाओ। तो यहाँ पर जो यहाँ का हैदराबाद का निजाम था उसने कौन सी डिमांड करी थी, उसमें भारत में मिलने की डिमांड नहीं करी, उसने पाकिस्तान में मिलने की डिमांड नहीं करी, उसने क्या डिमांड करी कि हम हमारा स्वतंत्र राष्ट्र चाहते हैं, हम हमारे अलग रह करके रहना चाहते हैं। ठीक है, तो परंतु ये चारों तरफ भारत से घिरी हुई थी। पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र में देखो अब कितना बड़ा है। ठीक है, पुराने हैदराबाद के हिस्से अगर हम लोग देखें तो आज के महाराष्ट्र को भी कवर कर रहे हैं, कर्नाटक को भी कवर कर रहे हैं और बाकी कुछ हिस्से आंध्र प्रदेश में। मतलब आज के मौजूदा हम 3 राज्यों को कवर कर ले, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन तीनों राज्यों के कुछ मिस्से मिला करके उस समय की हैदराबाद रियासत बन रही थी। तो कितनी बड़ी रियासत, अगर निजाम भारत में नहीं मिलता, अगर सरदार पटेल पूरा जोर ना लगाते और हैदराबाद को ना मिलाते तो कितनी बड़ी रियासत भारत के हाथ से चली जाती। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निजाम कहा जाता है। निजाम बच्चों टाइटल है, क्या है, टाइटल है। अब आज आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएंगे कि यहाँ के शासक का नाम क्या था, यहाँ के शासक का नाम क्या था। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बता दूंगा यहाँ के शासक का क्या नाम था। पर अब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना यहाँ के शासक का क्या नाम था। निजाम तो यहाँ पे क्या है, टाइटल दिया हुआ है। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कह दूं बेटा बहुत बहादुर, ये बहादुर मैंने आपको टाइटल दे दिया, परंतु क्या है आपका नाम तो और कुछ है। तो उसी प्रकार से निजाम क्या है, टाइटल यहाँ के हैदराबाद के शासक को दिया हुआ है। दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार किया जाता है, तो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं ना उनमें से एक नाम आता था हैदराबाद के निजाम का। मतलब काफी धन दौलत, काफी कुछ था इन लोगों के पास, बहुत अमीर लोग थे। आजाद रियासत का दर्जा दिया जाए। अब इन्होंने क्या डिमांड करी है कि आजाद रियासत का दर्जा दिया जाए, हमें ना भारत में मिलना है ना पाकिस्तान में मिलना है, हमें कैसा रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है, हमें आजाद रहना है। और आजाद क्यों रहने दें हम लोग, जब आप भारत की सीमा के अंदर हो तो आपको भारत में मिलना चाहिए। ठीक है, परंतु इन्होंने क्या डिमांड करी निजाम ने कि हमें आजाद रहना दिया जाए। नवंबर 1947 निजाम ने भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया 1 साल तक। देखो अब नवंबर 1947 में एक समझौता किया जाता है, यथास्थिति। यथास्थिति का मतलब होता है स्टैंड स्टिल, मतलब जैसी अभी स्थिति है वैसी स्थिति बनी रहने दो, ना तो हम अभी अलग हो रहे हैं ना किसी से मिल रहे हैं, अभी जैसे हैं वैसे के वैसे रहने दो। कब तक चला ये समझौता, 1 साल तक चला। और इस 1 साल के दौरान में इसी बीच भारत सरकार से हैदराबाद के निजाम की बातचीत जारी रही। तो यहां पर नवंबर 1947 में यथास्थिति बहाल करने के लिए
समझौता किया गया किसके किसके बीच में, भारत सरकार के बीच में और हैदराबाद के निजाम के बीच में। और इस एक साल के दौरान भारत सरकार और हैदराबाद के निजाम के बीच में बातचीत चलती रही है और भारत सरकार ने पूरी पूरी कोशिश करी उनको समझाने की कि आप भारत में विलय कर लीजिए। एक साल तक ये चला। अब यहां पे बात ध्यान देने वाली ये है कि आपसे सवाल पूछ लिया जा सकता है कि कौन से वर्ष में या कौन से महीने में यथास्थिति बहाल करने के लिए समझौता किया गया था। तो आपको यह याद रखना है नवंबर 1947। अब यहां पर हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी पढ़ा है और यथास्थिति वाला भी पढ़ा है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब यह है कि हम हमारी मर्जी से भारत में विलय कर रहे हैं, मतलब एक डॉक्यूमेंट में वहां के राजा के वहां के महाराजा के सिग्नेचर हो चुके हैं कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, परंतु यहां पर अभी यथास्थिति हुई, अभी मिलने के लिए एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो नवंबर 1947 में यथास्थिति। देखिए बच्चों, एमसीक्यूज का काफी बड़ा वेटेज हम लोगों को सभी बोर्ड में देखने को मिलता है, चाहे बिहार बोर्ड ले लीजिए, यूपी बोर्ड ले लीजिए। कोरोना के बाद हर बोर्ड ने कहीं पे 20 मार्क्स का देते हैं 80 में से, कहीं पे 40 मार्क्स का देते हैं, कहीं पे 30 मार्क्स का दे रहे हैं। तो एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, इनका बड़ा ही महत्व बढ़ चुका है। और हम ये चाहते हैं कि इस साल आपके जब 12th के आप एग्जाम दो तो आपके जो नंबर हो कम से कम 95 प्लस तो होने ही होने चाहिए। हमारा आधा नंबर भी कहीं भी कटौती ना हो, नंबर हमारे नहीं कटने चाहिए। और नहीं कटने चाहिए इसके लिए हमारे पास एक एक चीज जो है, एक एक चीज हमारी अच्छे से होनी चाहिए। और ये बात दिमाग में बिठा लीजिएगा, अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगी। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगी। और मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे आपको पास बाहर नहीं जाने देंगे। तो एनसीईआरटी को बड़ी शिद्दत से पढ़ते रहो। देखो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, यार उस वाले ऑथर की किताब मेरा दोस्त यूज कर रहा है, मैं भी पढ़ लेता हूं। फिर 4-5 दिन पढ़ा, 1-2 चैप्टर पढ़े, यार इस ऑथर के मजा नहीं आ रहा, अरे यार मेरे उस वाले फ्रेंड ने उस ऑथर की किताब खरीदी, मैं भी वो वाली खरीद के ले आता हूं, मैं भी वो पढ़ लेता हूं। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, उनकी पढ़ेंगे। फिर 4-5 दिन पढ़ा, फिर उसकी में भी आपको मजा नहीं आया। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग किताबें पढ़ लेते हैं और फिर हमारे समझ में कुछ नहीं आता। तो इससे अच्छा है कि एक किताब को बार बार पढ़ते जाओ। एनसीईआरटी को बिल्कुल आधार बना लो, एनसीईआरटी को पढ़ो। एनसीईआरटी का हर वर्ड, एक एक वर्ड आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए। एक एक चीज आपको अच्छे से समझ लेनी है, न रटना है न और कुछ करना है, आपको हर चीज समझनी है। बस हर चीज को ऐसा समझना है जैसे मान लो कि हाँ ये चीज बस मुझसे पूछी जाएगी और मैं बता दूंगा। और जो भी चैप्टर पढ़े, जो भी लेक्चर देखे, उसको ऐसा ही याद कर लेना है कि उसमें से कुछ भी सवाल आपसे पूछा जाए तो वो ना छूटे। नेक्स्ट चैप्टर से फिर अपन लोग हर लेक्चर के बाद उस लेक्चर में जो पढ़ा उसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज भी लेकर के आएंगे, जिससे कि आपकी और भी अच्छी प्रैक्टिस हो। तो कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, आपको मेहनत खूब करनी पड़ेगी। आप जितनी मेहनत करोगे उतने ही आपके बेहतर मार्क्स आएंगे, और जितने बेहतर मार्क्स आपके आएंगे उतना ही आप को कॉलेज अच्छा मिलेगा और आपकी जो फ्यूचर में आप प्रिपरेशन करोगे उनके लिए एक आधार तैयार हो जाएगा कि मैं 11th-12th बहुत अच्छे से पढ़ करके आया हूं, तो अब मैं यूपीएससी के एग्जाम के लिए मेरा जो बेसिक है वो बेसिक बड़ा ही क्लियर हो जाएगा। और हमें पता होना चाहिए 1947 से लेकर के आज तक की भारत की राजनीति में क्या घटनाएं घटी है, उन घटनाओं के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। और वो घटनाएं कहां पढ़ेंगे, वो इस पूरी किताब में हम लोग पढ़ने वाले। हर एक एक चीज को बड़ी अच्छे से आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है, इसलिए कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। एनसीईआरटी को अच्छे से बार बार पढ़े। कोई बोले यार देख मैं इस ऑथर की किताब खरीद के लाऊं, पढ़ के देख बड़ा ही अच्छा लिखता है, बोले नहीं भाई एनसीईआरटी है मेरे पास, और एनसीईआरटी को समझाने के लिए लर्न एंड शेयर आर्ट्स का चैनल है, ठीक है ना। और कहीं जाना ही नहीं है आप लोगों को, बस इसको एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए आप, एनसीईआरटी ही सब कुछ है अपने लिए। अब आंदोलन को समझते हैं। तेलंगाना इलाके के किसान निजाम के दमनकारी शासन से खास तौर पर दुखी थे, वे निजाम के खिलाफ उठ खड़े हुए। देखिए अब तेलंगाना इलाका, ठीक है, जो आज का तेलंगाना इलाका है, वहां के जो किसान है वो निजाम के दमनकारी शासन, ठीक है, उन पर बहुत अत्याचार होता था, बहुत ज्यादा शोषण होता था, ठीक है। देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये बात भी डिस्कस करी है कि रजवाड़ों को मिलाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत का सपना था कि हम आजादी के बाद लोकतंत्र के हिसाब से चलेंगे, और कोई से भी रजवाड़े में कोई लोकतंत्र नहीं है, वहां तो जो राजा ने कर लिया वो कर लिया, और राजाओं की जो इच्छाएं हैं वो दमनकारी है कि शोषण करने वाली इच्छा है। तो यहां पर क्या है, किसानों का शोषण हो रहा है। तो अब उनको जैसे ही किसानों का मौका मिला कि यार भारत सरकार हमें मिलाना चाहती है भारत में, तो ये सबसे बढ़िया फायदा है, सबसे अच्छा मौका है कि हम निजाम के खिलाफ उठ खड़े हो, क्योंकि अभी हमें भारत सरकार समर्थ करेगी और हम भारत में ही मिलना चाहते हैं। तो ये बात आप देखिए कि जनता है ना, जनता भारत के साथ है। तो तेलंगाना के जो किसान है वो निजाम के खिलाफ उठ खड़े हुए। महिलाएं निजाम के शासन में सबसे ज्यादा जुल्म का शिकार हुई। देखिए पूरे विभाजन में देख लीजिए और पूरे इतिहास में देख लीजिए, चाहे आप महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है। तो इस पूरे अगर हैदराबाद वाली रियासत में अगर सबसे ज्यादा किसी के साथ जुल्म हुए हैं तो किसके साथ हुए, महिलाओं के साथ जुल्म हुए हैं।
महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन से आ जुड़ी। ठीक है, अब देखिए जैसे किसानों ने आंदोलन शुरू करा, फिर महिलाएं भी जुड़ गई, तो महिलाएं भी इस आंदोलन में जुड़ने लगी। कौन सा आंदोलन है? यह आंदोलन है निजाम से आजादी पाने का आंदोलन। यह आंदोलन है भारत में विलय होने का आंदोलन। किसमें विलय होना है? भारत में विलय होना है। हमें स्वतंत्र नहीं होना। हैदराबाद की जनता क्या कहती है कि हमें स्वतंत्र नहीं होना, हमें क्या करना है? हमें भारत में विलय करना है। हैदराबाद शहर इस आंदोलन का गढ़ बन गया था। अब हैदराबाद पूरी रियासत है। ठीक है, जैसे आज हम लोग कहें कि जैसे आज एक राज्य है, वो पूरा राज्य है, पर उस राज्य में एक पर्टिकुलर जगह हो, तो हैदराबाद पूरा एक रियासत है, एक पूरा राज्य के हिसाब से आप कह सकते हो। पर वहां का जो शहर है, मेन जो शहर है हैदराबाद सिटी, ठीक है, वो क्या बन गया? इस आंदोलन का गढ़ बन गया। आंदोलन का गढ़ बनने का मतलब क्या होता है? मेन प्लेस बन गए, जहां पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, तो वो मेन प्लेस बन गया जहां से क्या हो रहा है? आंदोलन हो रहा है। कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे। देखिए अब कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, अब बहुत से बच्चों को एक थोड़ा सा डाउट और रहता है, वो डाउट भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो बच्चों, कम्युनिस्ट और साम्यवादी ये दोनों एक ही बात है बेटा। कम्युनिस्ट और साम्यवादी दोनों एक ही बात है। साम्यवादी हम हिंदी में बोलते हैं, कम्युनिस्ट हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसको आप प्लीज थोड़ा सा क्लियर करके चलिएगा। बहुत सी बार क्या होता है, जब साम्यवादी लिखा हुआ आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कौन सी पार्टी आ गई है, कौन सा नाम आ गया। तो कम्युनिस्ट और साम्यवादी एक ही बात है। ये इंग्लिश का वर्ड है और ये हिंदी का वर्ड है। तो कम्युनिस्ट जो पार्टी है वो और हैदराबाद जो कांग्रेस है, ये दोनों आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे। सबसे पहले ये खड़ी थी, क्योंकि दोनों ही ये चाहते हैं कि क्या हो? भारत में विलय हो हैदराबाद का। रजाकार, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये एक एक मार्क्स में बड़ी बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रजाकार क्या है? रजाकार क्या है? और इवन ये जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे उसमें भी रजाकार का पूछ लिया जाएगा कि रजाकार क्या है। ठीक है ना, और हैदराबाद के विलय में रजाकार क्यों नाम आता है, ऐसे सवाल पूछ लिए जाएंगे। तो रजाकार क्या है? निजाम के अर्धसैनिक बल को रजाकार कहा जाता है। तो आप ये कह सकते हैं जो फोर्स है निजाम की, ठीक है, जैसे भाई आज इंडिया की आर्मी होती है, ठीक है, आर्मी जैसे फोर्स है, तो जैसे जो निजाम की फोर्स थी, जो निजाम के लिए लड़ा करती थी, उसको क्या कहा गया है? रजाकार कहा गया है। अर्धसैनिक बल है। ठीक है, क्या है? अर्धसैनिक बल है, पैरामिलिट्री फोर्स है। पूर्ण रूप से सैनिक वैनिक नहीं है, बस इनको तो बंदूकें थमा दी और लड़ने के लिए बस बोला है लड़ो तुम जैसे भी हो। तो ये रजाकार क्या है? एक तरीके से आप कह सकते हो निजाम की फोर्स है जो कि लड़ाई लड़ती है निजाम के लिए। सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। और ये रजाकार कैसे हैं? सांप्रदायिक है। सांप्रदायिक होने का मतलब क्या है? ये धर्म के आधार पर सारे काम करते थे। मतलब अब निजाम कौन है? निजाम मुस्लिम है, तो उसके जो रजाकार से वो भी सारे कौन हुए? मुस्लिम्स हुए। तो इसलिए ये लोग क्या करते थे? जो मेन जो अत्याचार करते थे, जो शोषण करते थे, एट्रोसिटीज करते थे, वो किसके साथ करते थे? नॉन मुस्लिम्स के साथ करते थे, जो मुस्लिम नहीं है उनके साथ। ठीक है, उनको मारना पीटना, ठीक है, मतलब कह सकते हो सांप्रदायिक भी है ये लोग, और अत्याचारी भी है, खूब ज्यादा अत्याचार भी करते थे। कौन? रजाकार। गैर मुसलमानों को खास तौर पर अपना निशाना बनाया। तो गैर मुसलमान जो भी है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, उनको खास तौर पर क्या करा गया? अपना निशाना बनाया। किसने? रजाकारों ने। लूटपाट मचाई और हत्या और तथा बलात्कार। तो इन्होंने काफी लूटपाट मचाई। ठीक है, जो गैर मुसलमान है उनके साथ लूटपाट करी, उनकी हत्याएं कर दी, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ खूब बलात्कार करा। ठीक है, ऐसा रजाकार मतलब काफी आप कह सकते बड़ी एक अत्याचार है, आप बल है, अर्धसैनिक बल है निजाम का। सितंबर 1948, ठीक है, अब सितंबर 1948 में आ जाइए। भारतीय सेना निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंची। अब देखिए इंडियन आर्मी की एंट्री हो चुकी है सितंबर 1948 में। ठीक है, किसानों ने, महिलाओं ने, हैदराबाद कांग्रेस ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने आंदोलन छेड़ दिया था निजाम के खिलाफ। फिर रजाकार उन पर अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, सांप्रदायिक है, अत्याचारी है, शोषणकारी है, दमनकारी है। तो अब भारत हैदराबाद के लोगों ने किससे मदद मांगी? मदद मांगी भारतीय सेना से कि हमारी मदद करिए। और भारत ने सदैव सभी की मदद करी है। ये तो अपने लोग थे, अपने देश के लोग थे, तो इनकी मदद करने भारत की सेना पहुंच जाती है। तो निजाम के सैनिकों पर, और निजाम के सैनिक कौन है बच्चों? निजाम के सैनिक कौन है? रजाकार। निजाम के सैनिक कौन है? रजाकार। तो रजाकारों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद पहुंच चुकी है कौन? इंडियन आर्मी। कुछ रोज तक रुक रुक कर लड़ाई चली और इसके बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब कुछ रोज तक रुक रुक करके लड़ाई चलती रही। ठीक है, थोड़ी लड़ाई हुई, फिर रुक गई, फिर थोड़ी लड़ाई, फिर रुक गई, पर फाइनली जो है निजाम ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया, मतलब सरेंडर कर दिया। आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण कर, आत्म में और समर्पण, खुद को समर्पित कर दिया, सरेंडर कर दिया। और सरेंडर करके बोल दिया कि हाँ हाँ हैदराबाद भारत में विलय होगा। तो बताओ, यह है
कौन? निजाम। अब इसमें दिमाग होना चाहिए, इंडियन आर्मी के सामने कोई टिक सकता है क्या? है कोई नहीं टिक सकता। तो इंडियन आर्मी जैसे ही एंटर होती है और फिर थोड़े दिन लड़ाई चलती है और फाइनली निजाम सरेंडर कर देता है। निजाम के आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद का भारत में विलय हो गया और निजाम के आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद का भारत में विलय हो जाता है और हैदराबाद मिल जाता है। ये हैदराबाद की कहानी है, ये निजाम है और ये सरदार पटेल जी। अब दूसरा केस हमारा मणिपुर का है, ठीक है। अब मणिपुर की क्या कंडीशन है वो जानेंगे। मणिपुर की थोड़ी सी हैदराबाद से कंडीशन डिफरेंट है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं मणिपुर। मणिपुर आज एक राज्य है, आप सभी को पता है, ठीक है ना। मणिपुर के महाराजा बोध चंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए, अब मणिपुर के जो महाराजा है बोध चंद्र सिंह, ठीक है, तो मणिपुर के महाराजा है बोध चंद्र सिंह, ये भी याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि एक एक मार्क्स में पूछ लिया जाएगा मणिपुर के राजा कौन थे जब उनका भारत में विलय हुआ था। तो कौन थे? बोध चंद्र सिंह वहां के राजा थे। तो उन्होंने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ इंडियन यूनियन में अपनी रियासत के विलय के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर लिया। मतलब राजा जी ने क्या करा कि भारत सरकार के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर लिया कि हम आपके साथ विलय होने के लिए क्या है, तैयार है। यह आश्वासन दिया गया कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। तो यह आश्वासन, यह विश्वास दिया गया भारत सरकार द्वारा मणिपुर के राजा को कि जो मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता है, आंतरिक स्वायत्तता का मतलब क्या है? जो इंटरनल फ्रीडम है, जो कुछ फैसले हैं वो यहाँ की जनता ले पाएगी, यहाँ की सरकारें ले पाएगी। मतलब एक बात ये ध्यान रखिए, जितनी भी रियासतें मिली हैं, जो भी हैं, उन सबको एक वादा भारत सरकार ने यही करा कि आपकी आजादी खत्म नहीं होगी, आपकी संस्कृति खत्म नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि हम आपको मिला लेंगे और आपकी बोलचाल, आपकी भाषा, आपका खान पीन, आपकी आजादी, फ्रीडम, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, बोले हम तो सब इसलिए मिलाना चाहते हैं क्योंकि हम तो लोकतंत्र के रास्ते से चलना चाहते हैं। और लोकतंत्र का अर्थ ही यह है कि जनता का शासन हो, और जनता में हम तो सबको काउंट कर रहे हैं। तो हम तो एक एक व्यक्ति की चिंता करने वाली व्यवस्था को लेकर के आ रहे हैं, जो एक एक व्यक्ति की चिंता करती हो। और ऐसे व्यवस्था में ना कभी किसी की संस्कृति को दबाया जाता है, ना किसी के विचारों को दबाया जाता है, सबको पूर्ण रूप से छूट दी जाती है, पूर्ण रूप से आजादी दी जाती है। वही बात यहाँ पे मणिपुर के साथ भी करी गई कि मणिपुर की जो आंतरिक स्वायत्तता है उसको बरकरार रखा जाएगा। ये कार्टून आपकी किताब में दिया हुआ है, देखिए ये दिखाया है, ये जो नीचे है रियासत की जनता है और उस पे जो है राजा जी बैठे हुए हैं। विदेशी मामले, प्रतिरक्षा और संचार। ना ना उठिए मत महाराज, मुझे बस ये दे दीजिए, इसी से काम हो जाएगा। और सरदार पटेल जी हैं, तो पटेल जी बोल रहे हैं कि आप हमें विदेशी मामले, मतलब जो फॉरेन अफेयर्स है वो इंडियन गवर्नमेंट के पास रहने चाहिए, उन पे आप दखलंदाजी नहीं करोगे, वो हम लोग तय करेंगे किसके साथ संबंध होने चाहिए, किसके साथ नहीं। प्रतिरक्षा, डिफेंस हमारे हाथ में रहेगी, ठीक है, डिफेंस में भी आप इंटरफेयर नहीं करोगे, डिफेंस को हम संभालेंगे। और संचार, कम्युनिकेशन, ठीक है, और संचार की जितनी व्यवस्था वो हम लोग तय, ये तीन हमें दे दीजिए। तो यहाँ पे राजा जी उठ रहे थे और नीचे कौन है? जनता है, ठीक है। तो जनता पे से उठ रहे थे, बोले लो भाई आज से जनता आपकी। तो पटेल जी कह रहे, बोले नहीं 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 उठो मत, आप तो बस ये तीन हमें दे दो, बाकी तो फिर आप अपनी चलाते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। संवैधानिक राजतंत्र, जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 के जून में चुनाव करवाया, ठीक है। अब वहां पे जनमत का दबाव आया, ठीक है, जनता का दबाव आया कि चुनाव कराया जाए। तो 1948 के जून में चुनाव कराया गया, ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र हो चुका, चुनाव कराया गया। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौम वैश्विक मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए। तो मणिपुर वेरी 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 इंपोर्टेंट आ गया बच्चों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। मणिपुर भारत का वह पहला भाग है, पहला ऐसा स्थान है जहां पे सार्वभौम वैश्विक मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के सिद्धांतों को अपना करके चुनाव करवाया गया है। यह तस्वीर है मतदान की। अब विधानसभा में मतभेद, देखिए अब मतदान हो गया, लोग चुनकर के चले गए। अब जो मणिपुर कांग्रेस है वो क्या कहती है? भारत में भी मिला दिया जाए, ठीक है। अब मणिपुर कांग्रेस भारत में मिलने को पूर्ण रूप से तैयार। देखो अभी तक आप कंडीशन को समझो, अभी तक क्या है? संवैधानिक राजतंत्र है। संवैधानिक राजतंत्र क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे राजा जी को हमने क्या कर दिया, राजा जी ने क्या करा है कि कुछ मामले भारत सरकार को सौंप दिए, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और बाकी राजा जी अपने हिसाब से राज चला रहे हैं। तो मतलब जो मेन पावर है, जो मेन पावर वो सरकार के पास चली गई है और राजा जी का अपना चल ही रहा है। और यहाँ पर भी हमने क्या कर ली, जो विधानसभा है वो चुन ली है। तो यहाँ पे मणिपुर कांग्रेस तो कह रही है पूर्ण रूप से ही भारत में मिला दिया जाए, और अन्य जो वहां की राजनीतिक पार्टियां हैं, जो वहां मणिपुर की जो लोकल पार्टियां हैं, वो क्या कहती है, भारत में ना मिला दिया जाए, भारत में ना मिला दिया। तो आप देखिए यहाँ पे मणिपुर के लोगों का थोड़ा सा ये है कि नहीं नहीं भारत में नहीं, हमारी संस्कृति, हमारी जो स्वायत्तता है वो अलग से बनी रहनी चाहिए। तो यहाँ पर कांग्रेस ने यहाँ पर भी यही कहा कि भारत में मिला दिया जाए, परंतु अन्य राजनीतिक पार्टियां कह रही है कि नहीं नहीं, हमें भारत में ना मिलाया जाए।
मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बगैर भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला कि वे भारतीय संघ में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दे। ठीक है, अब मणिपुर में क्या है, निर्वाचित विधानसभा है, भाई विधानसभा चुनी हुई थी, परंतु निर्वाचित विधानसभा से बिना डिस्कशन करे हुए भारत सरकार ने राजा पर यह दबाव डाला कि आप पूर्ण रूप से क्या करें, भारत में ही मिल जाए। ठीक है, अब और राजा जी ने क्या करा कि विधानसभा से डिस्कस नहीं करा, क्योंकि भाई आप तो एक राजा है और बाकी विधानसभा भी है, तो विधानसभा से डिस्कशन होना चाहिए। और राजा जी ने बिना ही विधानसभा से डिस्कशन करे क्या कर दिया कि भारतीय संघ में शामिल होने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे भारत सरकार ने दबाव बनाया कि आप भारतीय संघ में मिलने के लिए हस्ताक्षर कर दीजिए। भारत सरकार को इसमें सफलता मिली। सफलता का अर्थ क्या है कि राजा जी ने, बोध चंद्र जी ने हस्ताक्षर कर दिया और भारत में विलय कर लिया। मणिपुर में इस कदम को लेकर लोगों में क्रोध और नाराजगी के भाव पैदा हुए। इसका असर आज तक देखा जा सकता है। देखिए, तो अब मणिपुर में के जो लोग हैं उनमें गुस्सा था और नाराजगी थी। गुस्सा और नाराजगी क्यों थी? क्योंकि बोला हमने जिन नेताओं को चुना, किसमें, मणिपुर विधानसभा में निर्वाचित लोगों को हम लोगों ने भेजा, राजा ने उनसे बिना डिस्कस करे और भारत सरकार ने उनसे विधानसभा के लोगों से बिना डिस्कस करे डायरेक्ट राजा पे दबाव बना करके जबरदस्ती हम लोगों को मिला लिया। तो ये गुस्सा था, ये नाराजगी थी वहां की जनता में, और वो नाराजगी का थोड़ा बहुत असर आपको कभी कभार आज भी देखने को मिलता है। उत्तर पूर्वी राज्यों में थोड़ी बहुत हलचल सी रहती है, ठीक है, परंतु ऐसी कोई हलचल नहीं है। ठीक है, सब अब खुश है, सब मिल गए हैं। ओके, तो यहां तक हमारा जो रजवाड़ों का विलय था वो कंप्लीट हो गया। एक बात और ध्यान रखिएगा कि हम जो पढ़ेंगे ना, मेन जो हमारा टारगेट है वो बोर्ड ओरिएंटेड है। बोर्ड की दृष्टि से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे जूनागढ़ मैंने कवर नहीं करा है, आपकी किताब में भी नहीं दिया था, मैंने भी नहीं करा है। जम्मू कश्मीर वाला है, अभी इस चैप्टर में नहीं है, तो अपन इस चैप्टर में डिस्कस भी नहीं कर। मेन जो है वो बोर्ड ओरिएंटेशन है कि बोर्ड में हमारे अच्छे मार्क्स आने चाहिए। उसके साथ कुछ ये है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जो आपको बता दिए जाए, जिससे कि क्या हो, आपके लिए फ्यूचर के लिए बेहतर हो, जो आपको यूपीएससी में हेल्प करे, कॉलेज में हेल्प करे, इन सब में। ठीक है, तो मेन जो ओरिएंटेशन है वो बोर्ड का है। अब बात करते हैं एक नया टॉपिक, राज्यों का पूर्ण गठन। राज्यों के पूर्ण गठन की जब हम लोग कहते हैं, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए। 1947 में भारत आजाद हो जाता है। आजाद एक खुशी भी लेकर के आती है, दुख भी लेकर के आती है। दुख इस बात का विभाजन हुआ, ठीक है, ये बात मैं काफी बार बोल चुका हूं। अब जब हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं एकता के बारे में, हम बात कर रहे हैं यूनिटी के बारे में। किसके बारे में? यूनिटी। क्योंकि हमारे सामने तीन चुनौतियां हैं, ठीक है, एकता की, लोकतंत्र की और विकास की। ठीक है, जो एलोवेरा से हमने याद करा था, एकता, लोकतंत्र, विकास। एकता वाला हम इस अध्याय में कवर करेंगे, लोकतंत्र का अध्याय 2 में, और विकास वाला अध्याय 3 में हम लोग कवर करेंगे। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में कही थी। एकता में अब विभाजन हो गया, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो एकता के लिए हमारे सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि हम लोग क्या कर दें, हम रजवाड़ों का विलय करवाएं। क्योंकि जिन रजवाड़ों को ये चॉइस दे दी गई थी कि भाई आप अलग हो सकते हो, तो ये तो गलत बात है। उन रजवाड़ों का विलय करवाना बड़ा ही आवश्यक था। तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स बड़ा जरूरी था, और वो हम लोगों ने सफलतापूर्वक कर लिया। तो कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि रजवाड़ों का विलय होता है तो अब हम एक हो चुके हैं, अब तो हम यूनाइट हो चुके हैं, तो ये एकता वाली जो चुनौती है ये तो खत्म हो गई। हमने इस चुनौती को बहुत अच्छे से ओवरकम कर लिया है। हमने सारे जो रजवाड़े हैं उनमें से ज्यादा रजवाड़ों को हमने बड़े ही आसानी से और प्यार पूर्वक सबको बना लिया है। सबने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दिया है, ठीक है। जिन राज्यों में समस्या है उन राज्यों ने भी साइन कर दिया है। तो अब कौन सी दिक्कत है? अब तो समस्या है ही नहीं, अब तो ये एकता वाला जो चैप्टर है ये खत्म हो जाना चाहिए। नहीं, रजवाड़ों का विलय हो गया, ये एक चुनौती थी, परंतु ये चुनौती पूरी हुई। इसके अलावा एक और थी, वो था राज्यों का गठन, राज्यों का पूर्ण गठन, या आप कह सकते हैं राज्यों का गठन। देखिए बच्चों, एक थोड़ी सी कहानी को समझने की कोशिश करें। राज्यों का पूर्ण गठन क्यों? पूर्ण गठन का मतलब होता है रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक होता है गठन या ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो, मैं आपको एक उदाहरण देकर बताता हूँ। जैसे मान लो आज मैं हूँ, आज मैं अपने कमरे को सेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कमरे में कपड़े वहाँ रख दिए, मेरे लैपटॉप वहाँ रखा, मैंने मेरी किताबें वहाँ रख दी, ये सब कुछ मैंने अपना ऑर्गेनाइज कर लिया कि मेरे कमरे को अच्छे से। परंतु भाई मेरी मम्मी आई, मेरी मम्मी ने बोला नहीं नहीं, कपड़े इधर से रखते हैं, कपड़े तो यहाँ पे रख, लैपटॉप रखने की जगह लैपटॉप को वहाँ पे रख। तो अब क्या हुआ, कमरे को फिर से ऑर्गेनाइज करा गया, रीऑर्गेनाइज। तो मम्मी ने लैपटॉप उठा करके वहां रख दिया, कपड़े उठा करके वहां रख दिए। ये क्या हो गया? पूर्ण गठन हो गया। पहले जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन करा था वो मैंने मेरी सुविधा के हिसाब से करा था, पर मेरी माता राम को पसंद नहीं है तो उन्होंने उसको चेंज कर दिया। तो पूर्ण गठन का या रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है फिर से कुछ कार्य करना, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन फिर से हम उन चीजों को सेट करना।
अब यहाँ पे जो रीऑर्गेनाइजेशन पुनर्गठन क्यों इस्तेमाल करा गया है, देखो राज्यों का अगर हम बात करें तो राज्य पहले भी थे, पहले मतलब राजा महाराजाओं के समय से भी थे, ठीक है। तो राजा महाराजाओं का तो क्या होता था कि भाई अच्छा तो आज से ये राज्य हमने जीत लिया, ये भी हमारे अधीन, ये जीत लिया तो ये भी हमारे अधीन। तो राजा महाराजा तो जितना जीतते जाते तो वो उनके अधीन आता जाता था, इस प्रकार से राज्यों का गठन हो रखा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा अंग्रेजों के समय में, ब्रिटिशर्स के समय में, तो ब्रिटिशर्स ने कैसे कर रखा था, ब्रिटिशर्स ने अपने प्रशासन की सुविधा से कि हम किस प्रकार से आसानी से प्रशासन कर सकते हैं, किस प्रकार से इजीली हम एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कहां से किसको राज्य बना देना, किसको डिस्ट्रिक्ट बना देना, किसको प्रेसिडेंसी बना देना हमारे लिए कितना आसान होगा, कहां से हम शासन इजीली कर पाएंगे, उस हिसाब से उन्होंने गठन कर रखा था। तो राजाओं के समय में किसी प्रकार से था और ब्रिटिशर्स के समय में किसी प्रकार से था, ठीक है ना। परंतु अब हमें ना तो ब्रिटिशर्स के हिसाब से चलाना है प्रशासन, ना उनके हिसाब से कोई राज्यों का गठन होना चाहिए, ऐसा कुछ भी। तो ये वो वाला सा सीन था जैसे मैंने अपनी तरफ से पहले एक बार कमरा जचाया, वो गठन हो गया, ठीक है ना। ब्रिटिशर्स ने एक बार राज्य बना रखे थे, प्रोविंस बना रखे थे, अपने प्रांत पढ़े है ना, ब्रिटिश इंडिया वाले में हमने पढ़ा है, प्रांत थे, प्रोविंस थे, और क्लास 11th में भी आप लोगों ने पढ़ा है प्रोविंसेस के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये तो एक बार हो गया। अब परंतु अब हम आजाद हो चुके, तो हम इनके प्रोविंसेस इनको हम नहीं मानेंगे। तो इसलिए क्या हुआ कि अब हमें एक नए तरीके से हमें इनको वापस से गठित करना है, और जो नए तरीके से हम करेंगे वो करेंगे होगा पूर्ण गठन। क्या होगा बच्चों, पूर्ण गठन, रीऑर्गेनाइजेशन, इसे हम लोग कहेंगे। क्या कहेंगे, रीऑर्गेनाइजेशन, कि हमें फिर से ऑर्गेनाइज करना है। भैया सब कुछ मिल चुका है, पर फिर भी उनको सही तरीके से, जैसे मान लीजिए कि मैंने घर में बहुत सारा सामान मंगवाया, अब सामान तो सारा आ गया है, परंतु उनको सही जगह सेट भी तो करना पड़ेगा, सही जगह ऑर्गेनाइज भी तो करना पड़ेगा, मान तो नहीं बात, सही जगह ऑर्गेनाइज करना। तो अब हमने सारे रजवाड़ों को सबको मिला लिया, बढ़िया बात है, परंतु उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना भी तो जरूरी ना। हाँ भाई, ये एक राज्य, ये एक राज्य, ये एक राज्य, इस प्रकार से रीऑर्गेनाइज करना जरूरी है। और इस समय में संविधान का कार्य भी चल रहा है। संविधान सभा जो हमारे राज्यों का गठन करेगी वो 4 प्रकार से करती है, वो ABCD बना देगी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ठीक है। परंतु ये 1956 में आकर के इसको हटा दिया जाता है और एक नए तरीके से व्यवस्था हो जाती है, वो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे, अभी नहीं। इस प्रकार से कर दिया गया। अब ये पूर्ण गठन कैसे हो, ये पूर्ण गठन प्रशासन की सुविधा के हिसाब से, क्या भाई चलो इतने इतने राज्य में आसानी से प्रशासन हो जाएगा, तो ये एक राज्य, इसमें आसानी से ये एक राज्य। तो फिर प्रशासन के हिसाब से तो पहले भी चल रहा था, तो उसमें थोड़ा बहुत और चेंज करके हम चला देते। परंतु एक बड़ी डिमांड ये थी कि राज्यों का जो गठन हो वो लैंग्वेज के आधार पर, किसके आधार पर, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, कि भाई हम एक भाषा बोलने वाले लोग हैं तो हम एक राज्य में होने चाहिए, एक एरिया, एक टेरिटरी में, एक सीमा में हम लोगों को होना चाहिए। ये हम लोग पढ़ेंगे अभी, इसी टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे जब हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, ठीक है, कि भाई वहां पे एक मूवमेंट चला है, एक आंदोलन चला है पोटी श्रीरामुलु जी के द्वारा, जो ये कह रहे हैं कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। अब सवाल यह आता है कि जो उस समय देश में शासन कर रही कांग्रेस है, उस कांग्रेस की क्या विचारधारा है कि क्या भाषा के आधार पर राज्य होने चाहिए, भाषा के आधार पर राज्य सही है या नहीं है। तो देखो, भाषा के आधार पर राज्यों की अगर हम बात करें, हम पहले कांग्रेस की बात करते हैं, तो कांग्रेस आजादी से पहले यह मानती है कि भाई भाषा के आधार पर प्रशासन आसानी से हो सकता है। तो और इसलिए उन्होंने क्या करा, 1920 के नागपुर अधिवेशन में भी उन्होंने इस बात को स्वीकार करके रखा कि हाँ भाई भाषा के आधार पर प्रशासन आसानी से चल सकेगा। और उनकी जितनी भी समितियां, कमिटियां भी आप देखेंगे कांग्रेस की, वो भी आपको भाषा के आधार पर देखने को मिलती है। तो मतलब कांग्रेस कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, और कोई गलत भी नहीं है, ठीक है भाई, भाषा के आधार पर है तो इट्स ओके, उनकी संस्कृति है, उस विविधता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। परंतु 1947 में जब भारत आजाद हुआ और विभाजन के साथ आजाद हुआ, तब कांग्रेस थोड़ा सा चिंता में आ जाती है, या उस समय के देश के नेता चिंता में आ जाते हैं कि अब भाषा के आधार पर नहीं, क्योंकि जैसा वो एक कहते हैं ना कि दूध से जला हुआ छाछ को भी फूक फूक करके पीता है। तो अगर ऐसा विभाजन जो धर्म के आधार पर हुआ है, और अगर ऐसे ही हमने भाषाओं के आधार पर भी राज्य बांट दिए, तो एक एक राज्य में भाषा के बहुमत वाले लोग हो जाएंगे, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा हो जाएगा। तो बड़ा ही चिंता का मुद्दा ये उस समय लगता है। फिर सरकार आयोग बनवाती है, और इसमें सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि 1951 में आंध्र प्रदेश ऐसा पहला राज्य होगा जो कि भाषा के आधार पर बना दिया जाएगा, क्योंकि पोटी श्रीरामुलु जी ये डिमांड करते हैं कि तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य होना चाहिए, आंध्र प्रदेश होना चाहिए। तो वो आंध्रा मूवमेंट भी चलाते हैं। और पोटी श्रीरामुलु जी कौन थे, पोटी श्रीरामुलु जी गांधी जी के बड़े अनुयायी थे, बड़े ही अनुयायी थे। साउथ में उन्होंने बड़े ही कैंपेन चलाए, उन्होंने दलितों की मंदिरों में एंट्री के लिए उन्होंने बड़े प्रयास करे, गांधी जी के
आप कह सकते हैं कट्टर गांधीवादी व्यक्ति पोटी श्रीरामुलु जी थे। गांधी जी का बड़ा समर्थक है और गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला व्यक्ति, कांग्रेस का नेता खुद ये डिमांड कर रहा है कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। कांग्रेस सरकार नहीं मांग कर रही है तो 56 दिनों की भूख हड़ताल पर चले जाते हैं, अनिश्चित काल की भूख हड़ताल पर जाते हैं। जब तक डिमांड पूरी ना हो जाए तब तक मैं भूख हड़ताल पर रहूंगा, ये पोटी श्रीरामुलु जी कहते हैं। 56 दिनों तक रहते हैं और 56वें दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। जनता गुस्से में, आक्रोश में कि हमने एक हमारा स्वतंत्रता सेनानी खो दिया, ठीक है। और सरकार अभी भी सचेत नहीं है। पहले तो मानते थे चलो ब्रिटिश शासन है, अब तो भारत की सरकार है, देश की सरकार है, उनको सुनना चाहिए। और श्रीरामुलु जी जैसा नेता खोना कांग्रेस के लिए, खुद के लिए एक दुखदायी बात थी। सरकार दबाव में आती है, प्रेशर में आती है और फाइनली 1951 के दिसंबर में आकर के जवाहरलाल नेहरू जी आंध्र प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा दे देते हैं। जैसे ही आंध्र प्रदेश ने डिमांड मान ली गई तो दूसरे राज्यों ने भी डिमांड उठाई। बोले भाई इनकी मान ली तो अब अपने भी बोलो कि मलयालम के लिए भी अलग होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश के लिए भी अलग होना चाहिए, पंजाबी के लिए, सबके लिए डिमांड धीरे धीरे उठने लगी। अब जैसे जैसे धीरे धीरे डिमांड उठने लगी तो सरकार चिंता में थी कि भाई अब ऐसे तो भाषा, क्योंकि हम मान रहे हैं ना कि 1920 तक सरकार मान रही, पर 47 में तो आकर के सरकार थोड़ा सा विभाजन के बाद डर है कि एकता अखंडता को खतरा ना हो, तो फिर सरकार ने आयोग बनाने शुरू करे कि भाई हम आयोग बनवाते हैं और वो जांच करेगी और जांच में पूरा हमें एक रिपोर्ट सौंपेगी और इस रिपोर्ट के तहत देखेंगे। 3 कमेटियां बनेगी 1947-48 के बाद से 3 बनेगी। फाइनली जो हम लोग पढ़ते हैं फजी अली आयोग, या जिसे हम लोग कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी डिस्कशन करेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग ये बात कहता है 1953 में बनाया जाएगा और वो ये बात कह देता है कि हाँ, भाषा के आधार पर राज्य होने में कोई गलती नहीं, परंतु सिर्फ और सिर्फ आधार भाषा नहीं होना चाहिए। प्रशासन को भी देखना होगा, ठीक है, विविधताओं का सम्मान हो, भूगोल वहां का कैसा है, इन सबको देख करके हम कर सकते हैं। और भाषा के आधार पर या इन सब के आधार पर अगर हम राज्यों का गठन करेंगे तो इससे हमारी एकता और अखंडता बढ़ेगी, हम मजबूत होंगे। अगर हमने इनकी डिमांड्स नहीं मानी तो इनके मन में एक भाव उठेगा कि आज हमारी सरकारें ही हमारी बात नहीं मान रही है, तो फिर हो सकता है अलगाववाद वाले भाव उनमें पैदा हो। जैसे कि अगर आप क्लास 10th में पढ़कर के आए थे, श्रीलंका में तमिलों के साथ हुआ, तमिलों की बिल्कुल भी मांग सिन्हालाओं ने नहीं मानी तो बड़े गृह युद्ध जैसी स्थिति हम लोगों को देखने को मिली थी। और ये बात आगे जाकर के सत्य भी हुई, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होने का अर्थ ये नहीं है कि भाई आज मैं राजस्थानी हूं तो मैं कर्नाटक नहीं जा सकता, मैं तमिल नहीं जा सकता, जा सकता हूं, मैं रह सकता हूं, वहां काम धंधा कर सकता हूं, सारा काम कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। पर वहां पे आपको मेजोरिटी जो देखने को मिलेगी वो उस भाषा के लोगों को देखने के मिलेगी। और देश एक रहा, देश मजबूत रहा, अखंडता विविधता ये जो है वो बनी रही। तो वो फैसला जो आयोग का है वो सही आता है। और फिर फाइनली 1956 में आकर के हम लोग देखते हैं कि एक कानून लेकर के आएगी सरकार, राज्य पुनर्गठन कानून लेकर के आएगी। उसमें 1956 में और उसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाते हैं। तो यहां पर एक सवाल आपके लिए यह भी है कि 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के बाद जब सरकार कानून लेकर के आती है, राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम लेकर के आती है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेकर के आती है, SRA, इसके समय कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर समय समय पर और स्वरूप बदला, और चेंजेस आए और आज 2023 की अगर मैं बात करूं तो आज हमारे पास 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि शुरुआत में कितने थे और फिर आज हमारे पास कितने। ओके, ये बात आपको जो बेसिक इसका मुझे ओवरव्यू देना था वो मैंने दे दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। बंटवारे और देशी रियासतों के विलय के साथ ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ। देखो, अब बंटवारा हो गया, देशी रियासतों का विलय हो गया, तो हमें लगा कि भाई सारी जो समस्या है वो खत्म हो गई है, हमने सारी रियासतों को मिला लिया है। परंतु अभी राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका अंत नहीं हुआ, अभी प्रोसेस जारी था। और इस प्रोसेस में हमें क्या देखना था? राज्यों का पुनर्गठन। भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौती अभी सामने थी। तो भारतीय प्रांत जो ये पूरा इंडिया है और इसमें जितने भी प्रांत जो ब्रिटिशर्स के समय बने हुए हैं उनकी आंतरिक सीमाएं, इंटरनल बाउंड्रीज को तय करने की जो चुनौती है वो बाकी है। भाई मान लीजिए, भाई जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, गुजरात का और महाराष्ट्र का। गुजरात और महाराष्ट्र 1960 तक एक ही थे, जैसे हम बॉम्बे प्रोविंस के नाम से जानते हुए आए। परंतु 1960 में आकर करके गुजरात गुजराती भाषी लोगों के लिए और महाराष्ट्र मराठी भाषी लोगों के लिए बनाया गया। तो ये क्या हुआ, ये पहले के प्रांत की जो आंतरिक इंटरनल जो सीमा है उन्हीं को चेंज करा गया। तो ऐसी चुनौती अभी भी हमारे सामने थी।
यह महज प्रशासनिक विभाजन का मामला न था। यह सिर्फ कोई प्रशासनिक विभाजन या एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन नहीं है। प्रांतों की सीमाओं को इस तरह तय करने की चुनौती थी कि देश की भाषा और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले, साथ ही राष्ट्रीय एकता भी खंडित न हो। देखो, बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे कही गई है कि प्रांतों की सीमाओं को इस तरीके से हमें लेना था जिसमें भाषाई और संस्कृति की बहुलता भी दिखे। मतलब आपको दिखे कि इस राज्य में इस भाषा बोलने वाले लोग हैं, उनकी ये संस्कृति है। ठीक है भाई, जैसे आज आप कह सकते हो कि भाई राजस्थान की ये संस्कृति है, पंजाब की संस्कृति, कल्चर हमें एरिया वाइज भी कल्चर पता चल जाता है। ठीक है, तो हमें इस प्रकार से ये जो आंतरिक सीमाएं वो बनानी, जहां पे भाषा की बहुलता हमें देखने को मिले, सांस्कृतिक मेजोरिटी हम लोगों को देखने को मिले, और साथ ही साथ में राष्ट्रीय एकता भी हमें देखने को मिले। राष्ट्रीय एकता खंडित नहीं होनी चाहिए। सबसे ऊपर जो है वो राष्ट्रीय एकता है, राष्ट्रीय अखंडता है, वो बनी रहनी चाहिए। परंतु उसके साथ साथ भाषा और सांस्कृतिक जो विविधता है उनका भी सम्मान पूर्ण रूप से होना चाहिए। औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की गई थी, या ब्रिटिश सरकार ने जितने क्षेत्र को जीत लिया हो उतना क्षेत्र एक अलग प्रांत मान लिया जाता था। तो औपनिवेशिक शासन जब ब्रिटिशर्स का शासन था, तो या तो उन्होंने प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से अपने प्रांत बना लिए, राज्य बना लिए, या उन्होंने क्या करा कि भाई चलो आज से यहाँ पे इस राजा का राज खत्म और ये ब्रिटिशर्स के अधीन आ गया, तो अभी इसको अलग करके अलग बना दो। प्रांतों की सीमा इस बात से भी तय होती थी कि किसी रजवाड़े के अंतर्गत कितना इलाका आता है, शामिल है, और प्रांतों की सीमा इस बात से भी तय होती थी कि भाई रजवाड़ों के अंतर्गत कितना इलाका शामिल है। जितना इलाका होगा उस हिसाब से ज्यादा बड़ा है तो उसको दो में विभाजित कर दिया जाता था। हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसे सीमांकन को बनावटी मानकर खारिज कर दिया। ठीक है ना, तो मैंने जैसे क्या कहा था कि भाई जैसे मैंने कमरे को सेट करा और फिर मम्मी ना करने वाला ऐसे गए कमरा सेट होता है, वहां से हटा कपड़े या यहाँ से हटा लैपटॉप, तो अब उन्होंने बिल्कुल खारिज कर दिया। तो अब जैसे ही ब्रिटिशर्स गए तो भारत सरकार ने बोला नहीं, ये तो सब बेकार है, ऐसा नहीं हो सकता, इसको सही करना होगा। उसने भाषा के आधार पर राज्यों के पूर्ण गठन का वायदा किया। सन 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। देखिए, अब भाषा के आधार पर राज्यों के पूर्ण गठन का समर्थन हुआ है, वादा हुआ है 1920 के कांग्रेस नागपुर अधिवेशन में। दरअसल इसके बाद से ही इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया था कि राज्यों का पूर्ण गठन भाषा के आधार पर होगा। यह बात मैंने भी आपको क्या कही कि 1920 में खुद कांग्रेस समर्थन कर रही, परंतु 1947 में आजादी के साथ विभाजन जो मिला, उस विभाजन को देखते हुए थोड़ा सा कांग्रेस या भारत सरकार पीछे उठती है और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं चाहती है। परंतु यहां तक राज्यों का पूर्ण गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए, कौन मांग रही है? ये बात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या जिसे हम लोग कहते हैं आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इस बात को मान रहा है। अनेक प्रांतीय कांग्रेस समितियों को भाषा इलाके के आधार पर बनाया गया था, और ये समितियां ब्रिटिश इंडिया के प्रशासनिक विभाजन को अपने कामकाज में नहीं बरतती थी। और अनेक जो प्रांतीय कांग्रेस समितियां हैं, प्रांतीय कांग्रेस समितियों का मतलब क्या होता है? जैसे देखो, आज आप देखते हो अलग अलग राजनीतिक दल है हमारे यहाँ पे, बीजेपी भी है, भाजपा है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है। अब इनकी जैसे मान लीजिए भाई एक एक्स पार्टी, अपन किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, अपन एक्स पार्टी अपन उदाहरण लिए। अब इस एक्स पार्टी की एक तो क्या होता है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है। ठीक है, मतलब जो पूरे देश में सबसे बड़े नेता है वो सुप्रीम सबसे ऊपर है, वो पूरे देश में तय करेंगे कि हमारी पार्टी क्या काम करेगी, कौन से मुद्दे पे बात करेगी, कौन से मुद्दे लेकर के जनता के पास जाएगी, ये सब कुछ। अब इन्होंने क्या करा, यहाँ जितने भी नेता है, अब उन्होंने जैसे अब 28 राज्य है, तो अब हर राज्य में अपनी पार्टी का एक वो बना दिए मेंबर्स। ठीक है, अब उनमें से एक को अध्यक्ष बना दिए। जैसे मान लीजिए भाई भाजपा में राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष भी होगा, कांग्रेस के भी प्रदेश अध्यक्ष होंगे, एमपी में भी होगा, यूपी में भी होगा, सब ऐसा होगा, और उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी है, नेशनल लेवल पर भी। तो इन्होंने क्या है, अपने प्रांतों में, अपने राज्यों में इस प्रकार से बना रखा है। इसी प्रकार से उस समय कांग्रेस ने भी प्रांतीय जो कांग्रेस समितियां बना रखी थी, वो भाषा इलाके के आधार पर बना रखी थी। भाई इस ये वाला एरिया, जैसे अब मान लो इसमें दो वो है, ठीक है, ब्रिटिशर्स के, तो इसमें क्या है कि भाई दो प्रांत आ गए। ठीक है, परंतु अब यहाँ पे दो भाषा, जैसे मान लीजिए एक्स और वाई भाषा वाले लोग हैं, तो कांग्रेस ने एक समिति इस वाई भाषा वाले और एक समिति से, मतलब उन्होंने एरिया का डिवीजन भी ब्रिटिशर्स के हिसाब से नहीं माना था, भाषाई आधार के हिसाब से उन्होंने अपनी समितियां बना रखी थी। आजादी और बंटवारे के बाद स्थितियां बदली, फिर स्थितियां बदल गई। हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो इससे अव्यवस्था फैल सकती है और देश के टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। मतलब आजादी से पहले तक कांग्रेस इस बात को समर्थन कर रहा है कि क्या होना चाहिए, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, परंतु आजादी और बंटवारे के बाद स्थितियां चेंज होती है, स्थितियों में बदलाव आता है और अव्यवस्था फैलती है और देश टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। दूसरी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से ध्यान भटक सकता है, जबकि देश इन चुनौतियों की चपेट में है, और ये लगा कि अगर हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर देंगे, देश की एकता अखंडता पे खतरा आ सकता है। और उसके साथ साथ जो हमारे पास दूसरी जो सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां हैं, जो समाज में कुरीतियां हैं, आर्थिक असमानता है, कुछ बहुत ज्यादा अमीर है, कुछ बहुत ज्यादा गरीब है, जो समाज में भेदभाव है, उन सब से हमारा ध्यान भटक सकता है। बल्कि और ये चुनौतियां भी देश के लिए बड़ी चुनौतियां हैं।
केंद्रीय नेतृत्व ने इस मसले की स्थगित करने का फैसला किया। रजवाड़ों का मसला भी हल नहीं हुआ कि बंटवारे की यादें अभी ताजा थी। देखो अब केंद्रीय नेतृत्व ने, जो हमारे बड़े नेता है, उन्होंने सोचा कि अब इस मुद्दे पे कुछ बात ही मत करो, पोस्टपोन कर दो, स्थगित कर दो, आगे सोचेंगे। अभी ये मुद्दा सोचने लायक नहीं है कि भाई भाषा के आधार पर राज्य बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, इसको पोस्टपोन करो, आगे के आगे देखेंगे, ठीक है। क्योंकि रजवाड़ों का मसला भी हल नहीं हुआ था, रजवाड़ों की बात चली रही थी और बंटवारा तो हुआ ही था, तो उसके तो घाव अभी हरे थे ही। केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले को स्थानीय नेताओं और लोगों ने चुनौती दी। अब देखो, मैं बार बार क्या कहता हूं कि आजादी में सब लड़े और आजादी की मांग सबकी थी, आजादी सबको चाहिए थी। पहले ब्रिटिश शासन से आजादी चाहिए थी, फिर अपनी जो समस्याएं थी उन समस्याओं से भी आजादी चाहिए थी। अब जब आजादी मिल चुकी है और आजादी मिलने के बाद अपनी सरकार अपनी बात ना सुने तो थोड़ा सा दुख होता है। तो अब केंद्रीय नेतृत्व ने, उस कांग्रेस सरकार के बड़े नेताओं ने इस बात को कहा कि स्थगित कर दो, आगे देखेंगे भाषा के आधार पर बनाने या नहीं बनाने। तो जो लोकल जो नेता है उन एरियाज के, उन्होंने कहा कैसे स्थगित कर दो, ये तो बड़ा मुद्दा, आप स्थगित नहीं कर सकते, इस पर तो पहले विचार होना चाहिए। पुराने मद्रास के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विरोध भड़क उठा। पुराने मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल थे। तो पहला जो मद्रास प्रांत था, ठीक है, मद्रास प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस, उसमें तेलुगु भाषी लोगों ने विरोध छेड़ दिया कि भाई तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य होना चाहिए। और पुराने में आज का तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल था। इसके कुछ हिस्से मौजूद केरल और कर्नाटक में भी शामिल थे, और कुछ हिस्से केरल में भी थे और कर्नाटक में भी थे। ओके, तो ये हमने आज देखा। अब राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, सरकार किस प्रकार से, ये जो भाषा वाली बात उठी है, इसको किस प्रकार से सरकार देखती है, क्या नजरिया रहता है, सरकार कैसे सोल्व करती है, वो नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे SRC के बारे में, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग। और आयोग फिर रिपोर्ट सौंपेगा, रिपोर्ट आने के बाद सरकार कानून बनाएगी, जिसे हम कहते हैं SRA, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट या अधिनियम जिसको कहा जाएगा। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और इसको कवर करने के साथ आपका जो राज्य का पुनर्गठन आयोग वाला है, ये टॉपिक भी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। और प्लीज बच्चों, टेलीग्राम चैनल बन चुका है आर्ट्स का, उसको आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अपने दोस्तों तक इस बात को ज्यादा फैला दो कि भाई 23-24 के लिए अब तैयारियां शुरू हो चुकी है, अब नहीं तो कब, ठीक है। अभी से तैयारी करना शुरू नहीं करोगे तो फिर कब करोगे। फिर क्या होता है कि लास्ट में जाकर के बच्चे, यार मुझे कोई पूरा एक वन शॉट मिल जाए और कुछ मिल जाए। देखो, जितना डिटेल में भी पढ़ते हैं फिर उतना वन शॉट में नहीं पढ़ सकते, वो तो चलो एक लास्ट हथियार है कि हमें पढ़ना पड़ता है। और कुछ बच्चे तो ऐसा होते हैं कि सोचते हैं कुछ बस शॉर्ट नोट्स मिल जाए, वो पढ़ लूँ और मेरे नंबर आ जाए। तो देखो, अभी से मेहनत कर लो ना, अभी थोड़ा पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इसलिए अभी से पढ़ते रहो और सबको बताओ, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।